हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के बारे में स्टडी किया था और हम जानते हैं कि थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के बहुत से एग्जाम्पल हैं जैसे बेकेलाइट, ग्लिप्टर, बीटर, मेलामाइन, है ना। इन सब में हम लोगों ने बेकेलाइट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग ग्लिप्टर और बीटर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन दोनों का प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्लिप्टर और बीटर। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लिप्टर। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ग्लिप्टर इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ये थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का एग्जांपल है। और जब ये प्लास्टिक है तो निश्चित रूप से ये सिंथेटिक पॉलीमर होगा। तो एक सिंथेटिक पॉलीमर होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट सिंथेटिक पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक। ठीक है, तो जब ग्लिप्टर एक थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है ना, तो निश्चित रूप से एक सिंथेटिक पॉलीमर होगा। और जब ये पॉलीमर है तो ये बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलीमर का मतलब होता है कि जब ए number of small organic molecules are polymerized to each other, then it gives a big molecule and this big molecule is known as polymer। ठीक, तो यानी इसका मतलब है कि जब ग्लिप्टर एक प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक होगा तो सिंथेटिक पॉलीमर होगा और जब पॉलीमर होगा तो बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि आखिर ग्लिप्टर जो है कौन से छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो वो जो छोटे मॉलिक्यूल है उस छोटे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ग्लिप्टर को बनाने के लिए हम जिस छोटे छोटे मॉलिक्यूल का यूज करते हैं उस छोटे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जब n मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड और n मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल आर polymerized to each other at very high temperature and pressure in the presence of a catalyst and then ग्लिप्टर is obtained, तब जाकर क्या होता है, ग्लिप्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ग्लिप्टर बनता कैसे है, हाँ, इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होता है वो कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन होता है और कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन हम जानते हैं कि एक बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा बाय प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब देखिए, तो अभी मैंने बताया कि ग्लिप्टर को बनाने के लिए, है ना, ग्लिप्टर बनता कैसे है ना, तो कह रहा है कि बाय द कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन ऑफ a number of, ठीक है, a number of थैलिक एसिड and a number of ethylene glycol at very high temperature and pressure in the presence of a catalyst। ठीक है, then ग्लिप्टर is obtained, तो ग्लिप्टर को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाय द कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन ऑफ ए नंबर ऑफ थैलिक एसिड, मतलब n मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड आर पॉलीमराइज्ड विद n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, at very high temperature and pressure in the presence of a catalyst by the process of condensational polymerization। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, condensational polymerization, a long chain polymer is obtained। a long chain polymer is obtained, ठीक है, that is called ग्लिप्टर, जिससे हम ग्लिप्टर का नाम देते हैं।
ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन सा बाय प्रोडक्ट निकलता है और कैसे निकलता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए देयर वर n मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड, हम यहाँ पर ले लेते हैं n मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड, n मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड। ठीक है, n मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड आर पॉलीमराइज्ड विद n मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला क्या है? CH2OH है। इसे हम क्या लिखते हैं? इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, CH2OH है ना। तो n मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल आर पॉलीमराइज्ड विद n मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड। ठीक है, अब इसका कन्वेंशनल पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो होता क्या है, जो ध्यान से। ठीक है, क्योंकि ये कन्वेंशनल पॉलीमराइजेशन है तो इससे बाय प्रोडक्ट निकलता है। बाय प्रोडक्ट कैसे निकलता है? देखिए हम करें इसका H और इसका OH। ठीक है, इसका H और इसका OH मिलकर क्या निकालता है? H2O बाय प्रोडक्ट रूप में निकालता है। ठीक है, फिर यहाँ देखो उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है H, यहाँ से इधर से OH, इधर से OH जो n मॉलिक्यूल है ना, तो इधर से OH यानी यहाँ से H2O निकल रहा है। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल से देखिए यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O बाहर निकल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार फिर यहाँ देखिए यहाँ से OH और इधर होगा H, यहाँ से क्या होगा? H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? H2O बाहर निकलता है। मतलब क्या होगा यहाँ पर? हाँ, 2n मॉलिक्यूल ऑफ H2O बाहर निकल जाता है। ठीक, इसके अलावा जो मॉलिक्यूल बचता है वो आपस में पॉलीमराइज कर जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल पॉलीमराइज कर रहा है? देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड हो, ये आपका O बचा हुआ है, यहाँ से क्या होगा? अटैच होगा। ठीक है, अगला कंपाउंड यहाँ से अटैच होगा, यहाँ देखिए अटैच करके भी देखेंगे अभी। यहाँ देखिए, ठीक है, अब देखिए इससे अटैच कौन हो रहा है? यहाँ क्या बचा हुआ है? O, यहाँ तो O लिखा हुआ है, O से अटैच क्या है मेरा? देखिए यहाँ पर CH2, फिर क्या हो जाएगा? CH2 के बाद वो OH तो निकल चुका है, फिर यहाँ अटैच किससे होगा? O से। ठीक है, फिर क्या होगा? यहाँ पर C होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? C डबल बॉन्ड हो, फिर ये क्या होगा? इस तरह से ये अटैच होते चला जाएगा। ठीक, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? ग्लिप्टल का नाम देते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर एक कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर n मॉलिक्यूल ऑफ H2O एज ए बाय प्रोडक्ट रूप में बाहर निकलता है। ठीक है ना, इसी कारण इसे हम क्या करते हैं? कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन के हेल्प से ग्लिप्टल का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, अब जाने यहाँ पर ग्लिप्टर का यूज किस में होता है। ठीक है, चूंकि ग्लिप्टर एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इस प्लास्टिक का यूज होता है हम वार्निश वगैरह बनाने में, प्लास्टिक पेंट का इसको नाम देते हैं, प्लास्टिक पेंट वगैरह बनाने में, है ना, वार्निश वगैरह बनाने में, इन सब के बनाने में हम किसका यूज करते हैं? ग्लिप्टर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी ग्लिप्टर इज यूज्ड, ठीक है, फॉर मेकिंग प्लास्टिक पेंट्स, ठीक है, वार्निशेस, है ना, ये सब बनाने में हम क्या करते हैं? ग्लिप्टर का यूज करते हैं। ठीक, अब चलते हैं, हम देखते हैं बीटर कैसे बनता है ना। चलिए, ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम बीटर कैसे बनता है। क्योंकि बीटर भी एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और जब प्लास्टिक है तो वो पॉलीमर होगा, और पॉलीमर होगा तो बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज करेंगे। ठीक है, तो ये जो बीटर बनता है ये भी बाय द कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन से ही बनता है। ठीक है, तो अब हम ये जानना है कि यहाँ पर हम कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसके को पॉलीमराइजेशन से बीटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए जिस छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करते हैं उसे हम क्या करते हैं? उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एक हम यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, और दूसरा हम यूज करते हैं यूरिया का।
यानी इसका मतलब है बीटल को बनाने के लिए एज ए मोनोमर वी हैव टू यूज यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। यानी इसका मतलब है कि बाय द कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन ऑफ यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड वी कैन ऑब्टेन बीटल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि when n molecule of urea are polymerized with n molecule of formaldehyde, n molecule of formaldehyde at high temperature and pressure, तब यहाँ पर भी एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम बीटल का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये भी कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन है, मतलब इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ बाहर निकलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बाहर निकलता है इसमें। ठीक है, चलिए ध्यान दें। अब कर रहे हैं यहाँ पर n मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, n मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2। और जब n मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। हाँ, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर HCHO, इसको इस तरह से लिखते हैं HCHO। तो जब कर रहे हैं यहाँ पर कि n मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया और n मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जब आपस में पॉलीमराइज करता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यहाँ पर जो प्रोसेस अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है? कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर, कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। हाँ, तब जाके यहाँ पर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब क्या है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, NH2 है तो इसको NH और H लिखते हैं। ठीक, यहाँ भी NH2 है, इसे जो लिखते हैं NH इस तरह से। ठीक, अब ध्यान रखिए, अब इसका H और इसका क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, क्या हो जाएगा? H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, H2 बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ से H2 बाहर निकल रहा है, यहाँ से H2 बाहर निकल रहा है। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ भी करता है 2 n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बचा वो आपस में पॉलीमराइज होता है, पॉलीमराइज होने के बाद एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? बीटल का नाम देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आपका NH, C डबल बॉन्ड O, ये NH, अब ये किससे अटैच होगा? CH से। ठीक है, CH, H ऊपर कर देते हैं। ठीक है, CH है ना, N ऊपर देते हैं। ठीक है, N नीचे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है? CH के बाद फिर क्या अटैच होगा? आपका ये NH अटैच हो जाएगा, NH के बाद क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा? NH। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? डॉट 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 आगे की ओर अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका n मॉलिक्यूल आपस में अटैच होता है। ठीक है, इसी बिग मॉलिक्यूल वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बीटल का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह से बीटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि ग्लिप्टल और बीटल दोनों क्या है? कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, अब दोनों क्या है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। ठीक है, तो जहां बीटल का यूज हम पेंट में वार्निश वगैरह बनाने में यूज करते हैं, वही बीटल का यूज आप सुने होंगे बहुत से, है ना, बहुत से यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में, बर्तन वगैरह बनाने में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू एंड सेफ रहिए।